मेरे सभी प्यारे दिव्यांग भाई और बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दिव्यांग एकता लक्ष्य यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस 2024 क्या भारत में दिव्यांगों के साथ प्रत्यक्ष भ्रष्टाचार का घिनौना खेल खेलना बंद नहीं करेंगे? उत्तरदायी पदाधिकारी कुछ तो शर्म करो। सौरभ कुमार, दिव्यांग सचिव एवं समाजसेवी, संवाददाता, पटना। भारत में एल्मिको कंपनी के द्वारा बनाया गया मोटर चलित ट्राइसाइकिल जो सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा दिव्यांगों को जो प्रदान किया जाता है, उसमें लगे पार्ट्स का दाम मनमानी ढंग से लिया जा रहा है। जिम सामान का दाम बाजार में बैटरी छोड़कर रुपये 6,000 में 350 वाट का हब मोटर के साथ दिया जा रहा हो, इस सामान का दाम एल्मिको कंपनी के द्वारा 250 वाट हब मोटर में इस प्रकार लिया जा रहा है। बैटरी 8,310 रुपया, कंट्रोलर 1,924 रुपया, वायरिंग 400 रुपये, एक्सलेटर 625 रुपये, हेडलाइट 200, हार्न 200 रुपये, मोटर 6,025 रुपये, संकेतक 200, डिस्क ब्रेक 250 रुपये, तीन पहिए अधिकतम राशि 3,000, 50 किलोग्राम आयरन अधिकतम मात्रा 3,500, श्रम प्रभार 4,000 रुपये। हम दिव्यांग यह जानना चाहते हैं, एल्मिको कंपनी को एक मोटराइज ट्राइसाइकिल बनाने में कितना खर्च आता है? एक मोटराइज ट्राइसाइकिल बनाने के लिए सरकार द्वारा कितना पे की जाती है? एक महीने में ही बैटरी फूल जाती है। एल्मिको कंपनी के सर्विस सेंटर में बैटरी लेकर गए, सर्विस सेंटर में उसे कहा गया कि आपकी बैटरी फुली हुई है, जिसे बदला नहीं जा सकता है। यह आश्चर्य की बात है कि 1 से 1.5 महीने में बैटरी खराब हो जाती है और सर्विस सेंटर पर जाने पर कहा जाता है कि आपकी बैटरी नहीं बदली जाएगी। एल्मिको कंपनी के द्वारा भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गई है। एल्मिको कंपनी द्वारा मनमानी चलती रहेगी और एक समय आएगा कि दिव्यांगों को आंदोलन करने पर विवश होना पड़ेगा। यह खबर अपने साथी दिव्यांग भाई और बहनों को शेयर करने के लिए अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। धन्यवाद। मेरे सभी प्यारे दिव्यांग भाई और बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दिव्यांग एकता लक्ष्य यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में अपना केस स्वयं लड़े, दिव्यांग पैसे को नहीं करे बर्बाद। सौरभ कुमार, सचिव, दिव्यांग एवं समाजसेवी, संवाददाता, पटना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 और सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 32 के तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्यवाही में वकील के बिना या स्वयं उपस्थित हो सकता है। इसे प्रो से या पार्टी इन पर्सन प्रतिनिधित्व कहते हैं। संविधान के सेक्शन 32 के तहत आपको अपना कैसे खुद लड़ने का अधिकार मिलता है। एडवोकेट्स एक्ट 1961 के तहत अदालत में कोई भी व्यक्ति अपना केस खुद लड़ सकता है। वर्ष 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान 1950 में एक नया भाग 14 ए जोड़ा गया। भाग 14 ए को अधिकरण के रूप में जाना जाता है और इसमें दो अनुच्छेद अर्थात अनुच्छेद 323 ए व 323 भी शामिल है। यह खबर अपने साथी दिव्यांग भाई और बहनों को शेयर करने के लिए अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। धन्यवाद। मेरे सभी प्यारे दिव्यांग भाई और बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दिव्यांग एकता लक्ष्य यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर पूछ रहा दिव्यांग, भारत के पुलिस स्टेशन में दिव्यांगों की शारीरिक पीड़ा का ख्याल कब रखा जाएगा? सौरभ कुमार, दिव्यांग सचिव एवं समाजसेवी, संवाददाता, पटना। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर दिव्यांग कानून का पालन नहीं हो रहा है। देश भर में आज से 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। इसके साथ ही अंग्रेजों के जमाने में चले आ रहे पुराने कानून अब गुजरे जमाने की बात हो गई। नए कानून ने भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने आईपीसी 1860, सीआरपीसी 1973 और एडिवेंस एक्ट 1872 की जगह ली है। दिल्ली में एक स्ट्रीट वेंडर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के तहत देश का पहला केस दर्ज भी किया जा चुका है। नए कानून के लागू होने के बाद
आपके मन में भी ये सवाल जरूर आए होंगे, आखिर इससे बदलेगा क्या? 3 नए आपराधिक कानूनों को लेकर आपको यह सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। आइए जानते हैं नए आपराधिक कानून के लागू होने से न्याय प्रणाली में क्या-क्या बदलाव होने जा रहे हैं। सरकार ने संसद के पटल पर ई कानूनों को रखते हुए यह कहा था कि अब दंड नहीं बल्कि लोगों को न्याय मिलेगा और हमने गुलामी के प्रतीकों को खत्म कर दिया है। दिव्यांग या गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों को पुलिस थाने आने से छूट दी जाएगी और वे अपने निवास स्थान पर ही पुलिस सहायता प्राप्त कर सकते हैं। नए कानूनों के तहत आपराधिक मामलों में फैसला मुकदमा पूरा होने के 45 दिन के भीतर आएगा और पहली सुनवाई के 60 दिन के भीतर आरोप तय किए जाएंगे। भारत के संपूर्ण थाना में नहीं मिलना है। दिव्यांगों को इस कानून का लाभ दिव्यांगों को संविधान के लिखित एवं वर्णित नियम से क्यों किया जा रहा है? वंचित क्या भारत की न्याय व्यवस्था भी हो गई है लाचार? यह खबर अपने साथी दिव्यांग भाई और बहनों को शेयर करने के लिए अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। धन्यवाद। मेरे सभी प्यारे दिव्यांग भाई और बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दिव्यांग एकता लक्ष्य YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। भारतीय प्रशासनिक केंद्रीय प्राधिकरण कैट कोर्ट राष्ट्रीय भाषा हिंदी में कैसे का बहस नहीं करवाना, कानून का उल्लंघन करना है, दिव्यांग जागरूक हो। सौरव कुमार, दिव्यांग सचिव एवं समाजसेवी, संवाददाता, पटना। भारत के 18वें विधि आयोग ने अपनी 216वीं रिपोर्ट भारत के सर्वोच्च न्यायालय में हिंदी को अनिवार्य भाषा के रूप में पेश करने की अव्यवहार्यता 2008 में सभी हितधारकों के साथ विस्तृत चर्चा के बाद अन्य बातों के साथ साथ यह सिफारिश की है कि उच्च न्यायपालिका को वर्तमान सामाजिक संदर्भों में किसी भी तरह के प्रेरक परिवर्तन के अधीन नहीं किया जाना चाहिए। सरकार ने आयोग के रुख को स्वीकार कर लिया है। केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण दिल्ली भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348(1) में प्रावधान है कि सर्वोच्च न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी जब तक कि संसद कानून द्वारा अन्यथा प्रावधान न कर दो। अनुच्छेद 348(2) में प्रावधान है कि किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उस राज्य के मुख्य सीट वाले उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में हिंदी भाषा या राज्य के किसी आधिकारिक उद्देश्य के लिए प्रयोग की जाने वाली किसी अन्य भाषा के प्रयोग को अधिकृत कर सकता है, बशर्ते कि ऐसे उच्च न्यायालयों द्वारा पारित डिक्री, निर्णय या आदेश अंग्रेजी में होंगे। राजभाषा अधिनियम 1963 इसे दोहराता है और धारा 7 के तहत प्रावधान करता है कि अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी या किसी राज्य की आधिकारिक भाषा का प्रयोग भारत के राष्ट्रपति की सहमति से उस राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों, डिक्री आदि के प्रयोजनों के लिए राज्य के राज्यपाल द्वारा अधिकृत किया जा सकता है। इस संबंध में संसद द्वारा अभी तक कोई कानून नहीं बनाया गया है, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय की सभी कार्यवाहियों के लिए अंग्रेजी भाषा बनी हुई है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों के उच्च न्यायालयों की कार्यवाहियों के साथ साथ निर्णयों, डिक्री या आदेशों में हिंदी के प्रयोग को बहुत पहले ही अधिकृत किया गया है। भारत सरकार को तमिलनाडु, गुजरात, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक सरकारों से क्रमशः मद्रास उच्च न्यायालय, गुजरात उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय और कर्नाटक उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में तमिल, गुजराती, हिंदी, बंगाली और कन्नड़ के प्रयोग की अनुमति देने के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। 1965 में कैबिनेट समिति द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार इन प्रस्तावों पर भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह मांगी गई थी, जिसमें प्रावधान है कि उच्च न्यायालय की कार्यवाही में हिंदी या किसी क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग के किसी प्रस्ताव पर विचार करने से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणियां आवश्यक है। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने अपने दिनांक 16/10/2012 के आदेश द्वारा सूचित किया कि पूर्ण न्यायालय ने उचित विचार विमर्श के बाद प्रस्तावों को स्वीकार नहीं करने का निर्णय लिया। तमिलनाडु सरकार के एक अन्य अनुरोध के आधार पर सरकार ने भारत के मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध किया कि वे दिनांक 4/7/2014 के पत्र के माध्यम से इस संबंध में पहले के निर्णयों की समीक्षा करें और भारत के सर्वोच्च न्यायालय की
सहमति से अवगत कराए। भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश ने दिनांक 18/1/2016 के अपने पत्र के माध्यम से बताया कि व्यापक विचार विमर्श के बाद पूर्ण न्यायालय ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और माननीय न्यायालय के पहले के निर्णय को दोहराया। यह खबर अपने साथी दिव्यांग भाई और बहनों को शेयर करने के लिए अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। धन्यवाद।